नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आता है, वह है रूट कॉज एनालिसिस। और वहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 3-legged 5 why अप्रोच। इन जनरल अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती हैं। बहुत सिंपल ये है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? हम गोली लेते हैं और सोचते हैं ठीक हो जाएगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये सर दर्द हो क्यों रहा है और क्या किया जाए जिससे कि ये सर दर्द दोबारा ना हो। ये बार बार होता है, गोली लेता हूँ ठीक हो जाता हूँ। तो यहीं पर ही हम बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस की। और यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो 5 वाई की है। जो टोयोटा में मसाकी इमाई थे, उन्होंने 1970s में सबसे पहली बार इस टेक्निक के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम 5 बार अगर वाई 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 पूछेंगे तो हम एक्चुअली में रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ आपको 3-legged 5 वाई के बारे में। यानी कि एक नॉर्मल वाई वाई जो हम बात करते हैं, वो बात कर रहे होते हैं से फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू अकरेंस की प्रॉब्लम क्यों आई। जो दूसरा लेग होता है वो होता है कि प्रॉब्लम तो आई लेकिन डिटेक्ट क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ कि कस्टमर तक पहुंच गई। और जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेग होता है वो होता है सिस्टमिक फेलियर, कि सिस्टम में ऐसा क्या फेलियर था जिस कारण से प्रॉब्लम आई। अगर आप बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में तो 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को करते हैं। जिसमें जो पहला स्टेप है वो है डिफाइन द प्रॉब्लम। दूसरा बात करता है करेक्शन, कंटेनमेंट और इंटरिम एक्शन के बारे में। तीसरा बात करता है रूट कॉज, जिसके बारे में आज ये वीडियो चल रहा है। चौथा बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। जो पांचवा है वो इफेक्टिवनेस की बात करता है कि भाई एक्शन तो आपने ले लिया, इफेक्टिव है या नहीं है। जो छठा बात करता है वो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। और जो सातवां है वो बात करता है क्या डॉक्यूमेंटेशन, लेसन लर्न और प्रमोशन हुआ अवेयरनेस का, जिसके थ्रू हमने ये काम किया है। तो जब हम बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस की, अगर हम 7 अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम बहुत डिटेल में रूट कॉज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि ये 3-legged 5 वाई अप्रोच होता क्या है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो 3 लेग हैं वो बात करती हैं अकरेंस के फेलियर के बारे में, डिटेक्शन के फेलियर के बारे में और सिस्टमिक फेलियर के बारे में कि ये हुआ क्यों। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बात करता है कि ये 5 वाई हमें क्यों यूज़ करना है, क्या कारण है इसको यूज़ करने का। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ये बेसिकली एक रोड मैप देता है कि किस तरीके से हम कोई परमानेंट करेक्टिव एक्शन को ढूंढ सकते हैं। दूसरा, ये हेल्प करता है कि एक प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो। थर्डली, इससे एम्प्लॉई और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंप्रूव होती हैं। और सर्टनली इससे हमारी क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर भी इंप्रूव होता है अगर कोई प्रॉब्लम बार बार रिपीट नहीं हो रही है। एडवर्ड डेमिंग ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जनरली जो 85% रीज़न होते हैं प्रॉब्लम के फेलियर के, वो जनरली सिस्टम या प्रोसेस का फेलियर होता है रादर देन एम्प्लॉय फेलियर का। इससे आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या क्या पॉसिबल फेलियर आ सकते हैं जहां पर हमें 5 वाई को यूज़ करना है। तो इसके 3 स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं जहां पर भी हमें 5 वाई यूज़ करना है। एक तो जब कस्टमर का फेलियर आ रहा है, कोई भी कस्टमर के एंड पे रिजेक्शन है, वहां पे हमें करना है। दूसरा, सप्लायर एंड पे अगर कोई इशू है तो वहां पर भी इसे हम कर सकते हैं। देन तीसरी, इंटरनल इशू, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा कई बार हो सकता है जिस कारण से प्रॉब्लम आए, उसमें भी हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर हम 5 वाई एनालिसिस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्टेनली सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे मार्केट में, जो भी कॉस्ट ऑफ फेलियर है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होगा, हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी बिजनेस को लूज़ करने की, और सर्टेनली इट कैन लीड टू रिकॉल, वारंटी, वो सब भी हो सकते हैं। जो पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस बारे में बात करता है कि कितनी बार वाई वाई पूछें। क्योंकि हम 5 वाई एज अ थंब रूल तो बात करते हैं, बट कैसे डिसाइड करें कि कितनी बार 5 वाई पूछना है। तो उसका जो पहला आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमें तब तक वाई वाई पूछना है जब तक हम एक्चुअली में रूट कॉज तक ना पहुंच जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाई है वो 5 से कम भी हो सकते हैं और 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। और उसका इंटेंट यही है कि अगर हम सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम एक्चुअली में जो एक्शन लेने वाले हैं वो सिम्टम पे लेने वाले हैं रादर देन रूट कॉज पर लेने के लिए। और रूट कॉज मिल जाए उसका इंटेंट ये है कि अगर वो किसी प्रोसेस, पॉलिसी, डिज़ाइन के बारे में बात करें, वो हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब भी हम बात करेंगे रूट कॉज की तो हो सकता है कि वो रूट कॉज एक से ज़्यादा हो, तो इसलिए चिंता नहीं करनी है उसके बारे में। जो क्वेश्चन छठा आता है वो ये आता है कि कैसे पता लगे कि हमारे जो रूट कॉज है वो गलत है या सही है। तो अगर हमारा जो रूट कॉज ह्यूमन एरर पे आ रहा है
तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारा सही रूट कॉज नहीं है। क्योंकि जब भी हम ह्यूमन एरर की बात करते हैं तो ये लॉजिकल स्टेप है जिसकी हम बात करते हैं, वो बात करते हैं रीट्रेनिंग की, कि अब हम उस ऑपरेटर को या उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देंगे। बट इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम फिर रिपीट होगी, क्योंकि अगर हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग के इशू को नहीं आइडेंटिफाई किया या प्रॉब्लम के कोर तक नहीं गए, तब तक हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सातवां और आखिरी क्वेश्चन, जिसके अंदर एक्चुअली हम एग्जाम्पल से बात करने वाले हैं अबाउट 5 आई। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं और आपकी कार रास्ते में बंद हो गई। तो उसके क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, और उसमें अगर एक पर्टिकुलर वाई को लेके हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो जो उसका पहला वाई हो सकता है वो हो सकता है कि भाई जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है। बैटरी क्यों ख़राब हो सकती है? क्योंकि मे बी उसका ऑल्टरनेटर है वो काम नहीं कर रहा है। ऑल्टरनेटर क्यों नहीं काम कर रहा? मे बी बिकॉज उसकी जो ऑल्टरनेटर की बेल्ट है वो टूट गई है। ऑल्टरनेटर की बेल्ट क्यों टूट गई है? क्योंकि जो भी उसकी लाइफ थी, मे बी 2 साल या 3 साल, उससे वो ज़्यादा पार चली गई थी, उसको रिप्लेस नहीं किया गया था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मे बी जो व्हीकल का एक सर्टन रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी थी कि हर 12 महीने के बाद हमें सर्विस सेंटर में जाना है या 20,000 किलोमीटर के बाद जाना है, उसको हमने फॉलो नहीं किया, जिस कारण से प्रॉब्लम आई थी। तो ये हमारा एक्चुअल में रूट कॉज निकला और उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। सो इन जनरल अगर हम समझना चाहें रूट कॉज के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जनरली ऊपर के कुछ सिम्टम दिखते हैं और हमें लगता है कि यही एक प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट एक्चुअली में जब तक हम उसके रियल रूट में नहीं जाते, सरफेस की बिलो नहीं जाते, उस बात पे नहीं जाते जो कि बहुत ऑब्वियस नहीं है, तब तक एक्चुअली में हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं 3 लाख 5 आई के बारे में, तो कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, जो भी एज एन इंडिविजुअल हमें कंफर्टेबल लगता है उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि एक टेम्पलेट आपको अभी दिख रहा है जहाँ पे सीक्वेंस से हमने बात किया अकरेंस, डिटेक्शन एंड सिस्टमेटिक फेलियर के बारे में, और उसके रिलेशन में 5 बार वाई हम करके लास्ट वाई से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में फाइनल वाई था जिस कारण से प्रॉब्लम आई थी। अब बात करते हैं पहले लेग के बारे में, जो बात करते हैं अकरेंस की कोई प्रॉब्लम क्यों आई। और इन जनरल अगर हम देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम आने के 3 मेन रीज़न आते हैं। या तो कोई प्रोसेस का फेलियर हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट एंड पार्ट का कोई फेलियर हो सकता है, या कोई टूलिंग रिलेटेड कोई इशू होता है। जनरली इन 3 से ही ब्रॉडली सारे के सारे कारण निकलते हैं। अब अगर एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो उस एग्जांपल में अगर हम मान के चलें कि एक फेलियर हो गया है और उस फेलियर के क्या वाई हो सकता है, मे बी लॉस ऑफ टॉर्क एक पहला कारण हो सकता है। अब लॉस ऑफ टॉर्क क्यों हुआ? क्योंकि जो चैम्फर था वो अंडर साइज था, जिस कारण से प्रॉब्लम आई। चैम्फर अंडर साइज क्यों हो गया था? क्योंकि जिस समय हम उस पार्ट को लगा रहे थे उसकी फिटमेंट ठीक से नहीं थी मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर फिटमेंट ठीक से क्यों नहीं थी? क्योंकि जो क्लैंपिंग लोड था वो सफिशेंट नहीं था, जिस कारण से वो लूज़ हो गया। और क्लैंपिंग लोड ठीक क्यों नहीं था? मे बी बिकॉज जो एयर सप्लाई थी वो सफिशेंट नहीं आ रही थी, उस कारण से प्रॉब्लम आ गई थी। और एयर सप्लाई क्यों नहीं सफिशेंट आ रही थी? उसका कारण हो सकता है कि बहुत सारे लीक्स हैं जिस कारण से, या कहीं होल है जिस कारण से वेरिएशन का एयर प्रेशर का, और उस कारण से प्रॉब्लम आई। तो ये हमारा आखिरी रूट कॉज हो गया। जब हम इस पे एक्शन लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे लेग के बारे में, कि प्रॉब्लम तो आ गई लेकिन वो पकड़ी क्यों नहीं गई, क्यों कस्टमर तक पहुंच गई, यानी कि हम बात करें डिटेक्शन की। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें वाइव एनालिसिस की, जब हम डिटेक्शन का वाइव एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। तो जो पहला पॉइंट था वो तो सेम ही था, जहाँ बात कर रहे थे कि लॉस ऑफ टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे। अब वो लॉस ऑफ टॉर्क हुआ तो पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि जो चैम्फर था वो अंडर साइज था और वो अनडिटेक्टेड रहा और पकड़ा नहीं गया कि चैम्फर अंडर साइज है। वो चैम्फर क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि जो हमारी इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी थी वो सफिशिएंट नहीं थी। मे बी हमेशा 2-2 घंटे बाद इंस्पेक्शन करनी थी, बट हमने शायद उसे 4 घंटे का सिस्टम रखा हुआ था। और ऐसा क्यों था कि हमारी फ्रीक्वेंसी इनएडिक्वेट थी? मे बी बिकॉज हमने प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी की थी, उसमें कहीं भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि कोई स्पेशल कॉज आ सकता है जिस कारण से चैम्फर इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर चैम्फर इम्पैक्ट हुआ तो उस कारण से फेलियर आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट लेग के बारे में, या हम बात करें सिस्टमिक फेलियर, कि ऐसा क्या कारण था सिस्टम में जिस कारण से प्रॉब्लम आई। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मे बी जो हम FMEA बनाते हैं वहाँ पर वो फेलियर मोड आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, या जब भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग कर रहे थे उस समय हमने इस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं किया था कि किसकी अकरेंस कितनी बार हो सकती है, या इसके अकरेंस अगर होती है तो उसका डिटेक्शन का फेलियर मोड क्या हो सकता है, या डिज़ाइन में जो भी हमने प्रोडक्ट का किया था वहाँ पर इसके रिलेशन में जो पॉसिबल फेलियर थे उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था।
अब अगर इसको अगेन 5 वाई से देखने की कोशिश करें कि सिस्टमेटिक फेलियर किस तरीके से हो सकता है, तो जो सबसे पहला वाई था जो वही है सेम कि लॉस ऑफ टॉर्क था। बट लॉस ऑफ टॉर्क तो था, बट सिस्टम में ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि नहीं पकड़ा गया? मे बी बिकॉज कि जो हमारा कंट्रोल प्लान था वो इफेक्टिव नहीं था इस तरह के फेलियर्स को कंसिडर करने के लिए। कंट्रोल प्लान क्यों नहीं था? मे बी बिकॉज जो हमारा एफएमई था वहाँ पर चैम्फर के बारे में जो भी हमारी सिवियरिटी थी वो लो थी, तो इसलिए हमें कभी पता ही नहीं चला कि इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो डायमेंशन थी चैम्फर की वो कभी भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी ही नहीं, और इसलिए कभी भी उसके लिए कोई एडिशनल कंट्रोल नहीं डिफाइन किए गए थे। और वो क्यों हुआ? मे बी बिकॉज हमारा जो इवेल्युएशन था मशीनिंग प्रोसेस के बारे में या सिवियरिटी के बारे में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में वो इनसफिशेंट था, और इस कारण से हमने कभी भी उस बात को फोकस नहीं किया। सो दैट बिकम्स द लास्ट सिस्टमिक एरर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, टेक्निक हो सकती हैं जिस तरीके से हम इन 3 लेग 5 वे को यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अगर हम एक नॉर्मल 5 वे करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि प्रॉब्लम क्यों आई, या प्रॉब्लम आई तो आगे क्यों चली गई, या सिस्टम का क्या फेलियर था। बट अगर हम 3 अलग अलग वाई करते हैं, अकरेंस के लिए, डिटेक्शन के लिए और सिस्टमेटिक फेलियर के लिए, तो हम जो रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो हम एक्शन लेंगे वो हमेशा उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन होने वाला है, हर चीज़ को कंसिडर करते हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं तो एक क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच होनी चाहिए जिसमें सभी रेलेवेंट प्रोसेस ओनर्स होने चाहिए जो कि एम्पावर्ड होने चाहिए इस बात को ठीक से करने के लिए और उस पर सफिशिएंट एक्शन लेने के लिए। अब बात करते हैं क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रूट कॉज एनालिसिस। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इंडस्ट्री में इन जनरल 95% जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका एक्चुअली में प्रॉब्लम तो हमें पता ही होती है कि उसका रूट कॉज क्या है। हमें पता होता है लेकिन शायद उस पर हम एक्शन नहीं ले रहे होते, इसलिए हमें ज़्यादा कभी 5 वाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो यह है कि कितना कॉमन है इंडस्ट्रीज़ में 5 वाई एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देना, और स्पेशली 3 लेग 5 वाई एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देना और वैल्यू करना कि ये एक्चुअली में हेल्प कर सकता है हमें रियल रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड देन तीसरा, कितना कॉमन है ऑर्गेनाइजेशंस में जो एक्शंस लेना वो सिम्टम्स के ऊपर रादर देन कि जो रूट कॉज एनालिसिस उसको आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना, क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट है कि जो भी एक हमें प्रॉब्लम दिख रही है जल्दी से उस पर एक्शन लिया जाए और बाद में देखेंगे कि क्या उसका रूट कॉज था, उस पर क्या किया जा सकता है। सो अगर मैं समरी करूं, प्रिमरली मैंने आपसे बात की कि क्या होता है 3 लेग 5 वाई एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बात की अकरेंस, डिटेक्शन एंड सिस्टमिक के बारे में। देन मैंने आपसे बात की कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये 5 वाई एनालिसिस। देन मैंने बात की कि अगर ये 5 वाई एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, अगर हम 5 वाई करेंगे तो क्या बेनिफिट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे कि कौन से वाई तक हमें जाना है, और हमें कैसे पता लगेगा जो हमने 5 वाई एनालिसिस किया वो हमें सही रिजल्ट पे ले गया या सही रिजल्ट पे नहीं लेके गया। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी रूट कॉज के बारे में रहेगा, और मैं दूसरी टेक्निक के बारे में बात करूंगा रूट कॉज एनालिसिस के लिए। इसमें बात करूंगा मैं इशिकावा डायग्राम, जिसको फिशबोन डायग्राम ही बोलते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।